नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 3 तथा अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मैंने सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 1 और अध्याय 2 की धारा 1 से 9 तक की चर्चा कर दी है, जिसके अंतर्गत सीएनटी एक्ट के नामकरण, प्रसार और सीएनटी एक्ट में अंकित कुछ पारिभाषिक शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आज हम लोग सीएनटी एक्ट का अध्याय 3 और अध्याय 4 के कुछ दो धाराओं को करेंगे। उल्लेखनीय है कि अध्याय 3 जो है वह भूधारक से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कुल 8 धाराओं का वर्णन किया गया है। 8 धाराएं अंकित है, जो धारा 9 से धारा 15 तक है, जबकि अध्याय 4 जो है वह अधिभोगी रैयत से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कुल 25 धाराएं धारा 16 से लेकर 36 तक अंकित है। तो आइए शुरू करते हैं सीएनटी एक्ट के अध्याय 3 की धारा 9 और 9 से हम लोग शुरू करेंगे। तो यह धारा 9 से 15 तक है। तो ध्यान देंगे कि अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 वह सीएनटी एक्ट का अध्याय 3 भूधारक से संबंधित है, जिसके अंतर्गत कुल 8 धाराओं का वर्णन किया गया है, धारा 9 से लेकर धारा 15 तक। धारा 9 क्या कहता है कि धारा 9 कहता है भूधारक लगान वृद्धि में दायी नहीं होगा। मतलब कौन सी परिस्थिति है जिसमें भूधारक जो है अगर उसके लगान की वृद्धि होगी तो वह देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो सिंपल सा है कि बंगाल 10 वार्षिक बंदोबस्त अधिनियम, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया था। तो बंगाल 10 वार्षिक बंदोबस्त विनियम अधिनियम की कंडिका 8 की धारा 51 के अनुसार वैसा भूधारक जिसका लगान अस्थाई बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं किया गया है, लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर आपसे धारा 9 में पूछा जाएगा कि किस चीज का वर्णन है, तो आप बताइएगा कि अगर 10 वार्षिक अधिनियम वैसा भूधारक जिसका लगान जो है वह अस्थाई बंदोबस्त के समय वृद्धि नहीं किया गया है, तो वह लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा। क्लियर है? धारा 9 में ही धारा 9 क को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत क्या दिया है, बाद में इसको जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या है कि भूधारक या ग्राम मुखिया द्वारा लगान में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन यह वृद्धि जो होगी वह उपायुक्त के आदेश के अनुसार ही हो सकती है। इसमें क्लियर है कि ग्राम मुखिया या भूधारक के द्वारा लगान में वृद्धि की जा सकती है, किंतु ऐसी वृद्धि उपायुक्त के अनुसार ही किया जाएगा। उपायुक्त मतलब जो जिले का जो सबसे मुख्य पदाधिकारी होता है, उसके आदेश के बाद ही यह वृद्धि किया जा सकता है। क्लियर है? तो धारा 9 और धारा 9 का जो है वह लगान वृद्धि से संबंधित है। क्लियर है? अब धारा 10 क्या कहता है? धारा 10 कहता है भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं भूमिहार किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूमिहार शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया कि छोटानागपुर में भूमिहारों के नाम से भूधृतियां विद्यमान है, यानी भू संपत्ति विद्यमान है। इन्हें ऐसे लोग धारण करते हैं, ऐसे भूमि को वैसे लोग धारण करते हैं जो स्वयं को उन गांवों को स्थापित करने वाले मूल वासियों का वंशज मानते हैं। क्लियर है? तो भूमिहार आप समझ गए। तो भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना, तो ऐसा कोई भूमिहार, ठीक है, मतलब उस गांव का मूलवासी का वंशज जिसकी भूमि छोटानागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अनुसार रजिस्टर में पंजीकृत है, मतलब रजिस्टर में अंकित है, लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा। तो धारा 10 क्या है आप स्पष्ट समझ लीजिए कि भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी ना होना। तो कौन भूमिहार कौन है? आप समझ गए कि जो अपने गांव में उन गांवों को स्थापित करने वाले मूल वासियों का वंशज मानते हैं और उस गांव में भूमि को धारण करते हैं, तो उन्हें कहा गया भूमिहार। क्लियर है? अब धारा 11 क्या कहता है? भूधृतियों के अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। भूधृति मतलब भूमि संपत्ति के अंतरण, अंतरण मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरण का रजिस्ट्रीकरण। मतलब इसमें आप समझ लिए कि कोई भी भूधृति यानी भू संपत्ति का स्थानांतरण होता है तो उसका क्या होता है? रजिस्ट्री होता है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भूमि खरीद रहा है या कोई बेच रहा है, तो कोई खरीदने वाला है, तो खरीदने वाला क्या करता है, वह रजिस्ट्री ऑफिस में भूमि को अपने नाम से रजिस्ट्री करवाता है। रजिस्ट्री कौन करता है? जिसकी भूमि है। क्लियर है? तो यहां पर है क्या कि भूधृतियों का जब भी अंतरण होगा तो उसका रजिस्ट्रीकरण होगा, कहां होगा? भूस्वामी के यहां। तो उस समय भूस्वामी कौन थे? जमींदार थे। वर्तमान में भूस्वामी कौन सा है? तो झारखंड सरकार है। हमारी झारखंड के संदर्भ में झारखंड सरकार। तो देखिएगा अभी जमीन का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? रजिस्ट्री ऑफिस में जो सरकार का एक एजेंसी है वहां पर जमीन का रजिस्ट्री होता है। तो यही चीज यहां पर है कि भूधृतियों के अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। तो यदि किसी भूधारक के द्वारा जब किसी
भूधृति या भूखंड या उसके किसी भाग का अंतरण, अंतरण मतलब स्थानांतरण, किस आधार पर? उत्तराधिकार के आधार पर, विरासत के आधार पर, या विक्रय के आधार पर, या दान के आधार पर, या विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज नहीं होता है, अदला बदली भूमि, उसी को कहते हैं विनिमय। तो विनिमय द्वारा किया जाएगा तो अंतरिति का नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। अंतरिति मतलब जिसके नाम से भूमि का स्थानांतरण किया जा रहा है उसके नाम से कार्यालय में, भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। तो उस समय भूस्वामी मतलब जमींदार के कार्यालय में, वर्तमान में कहां पर है? रजिस्ट्री ऑफिस, जिला का जो रजिस्ट्रार के यहां होता है वहां पर इसका भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत होगा। क्लियर है? तो धारा 11 क्या कर रहा है कि भूमि संपत्ति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। क्लियर है? धारा 12 क्या कहता है? भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया। मान लिए कि कोई भूस्वामी जो है भूमि को दान में दे दिया, या फिर विनिमय के द्वारा हासिल कर लिया, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उसको विक्रय कर दिया, पैसा ले लिया, लेकिन अब रजिस्ट्री करने से इनकार करता है। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या होगा कि यदि कोई भूधृति जो है धारा 11 का पालन नहीं करेगा, मतलब कि स्थानांतरण का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराएगा, तो अंतरिति मतलब जिसके नाम से भूमि का स्थानांतरण हुआ है, अंतरिति और या उत्तराधिकारी को अधिकार है कि वह उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है, और जांचों परांत उपायुक्त क्या करेंगे? अगर उनको लगेगा कि हाँ यह सही है तो उस अंतरण को स्वतः रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाएगा, मतलब उसके नाम से पंजीकृत कर दिया जाएगा। तो यह धारा 12 क्या कहता है कि अगर भूस्वामी रजिस्ट्री करने से इनकार कर दे तो उस परिस्थिति में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिला के मुख्य पदाधिकारी के द्वारा अर्थात उपायुक्त के द्वारा, उसी को बताया गया है। क्लियर है? अब आता है धारा 13। धारा 13 क्या कहता है? भूधृति का विभाजन तथा लगान का वितरण। जैसे क्या है, अभी देखिएगा कि एक भूमि है, अब एक भूमि किसी रैयत के नाम से, अब उस रैयत की मृत्यु हो जाती है या रैयत अपने रहते अपने पुत्रों के बीच में भूमि का बंटवारा कर देता है। तो 1 एकड़ भूमि मान ली है, वह बट गई आधा एकड़ भूमि में। तो अब क्या है कि पहले 1 एकड़ भूमि का लगान जो है एक ही व्यक्ति देता था, अब जितनी बार विभाजन हुआ, जितना विभाजन हुआ उतना ही आवश्यकता अनुसार उसी अनुपात में लगान का भी विभाजन किया जाएगा, लगान का भी निर्धारण होगा। तो इसमें यही है कि भूधृति का विभाजन तथा लगान का निर्धारण। यदि किसी भूधृति का विभाजन होता है तो विभाजन के अनुसार लगान का भी आनुपातिक विभाजन कर दिया जाएगा। क्लियर है कि अगर कोई भूमि का विभाजन हुआ, पहले क्या था 1 एकड़ भूमि एक आदमी लगान देता था, अगर उस भूमि का विभाजन 2 भागों में हो गया तो आनुपातिक रूप से भूमि के लगान का भी विभाजन कर दिया जाएगा। यह कहता है धारा 13। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा आप लोग समझिएगा भी इसको। धारा 14 क्या कहता है? पुनर्ग्रहणीय भूमि के पुनर्ग्रहण पर विलंगमों का वातिलीकरण। यहां पर पहले हम 3 वर्ड आप लोग समझ लीजिए। पुनर्ग्रहणीय भूमि क्या होता है? मतलब वैसी भूमि जो परिवार के नर वारिस के नहीं रहने पर, या फिर नर वारिस की मृत्यु होने जाने पर, या मुखिया की मृत्यु हो जाने पर, अगर उस परिवार में कोई नर वारिस नहीं है तो क्या होता है? मुखिया की मृत्यु होने पर वह भूमि वापस जो है भूस्वामी को वापस चली जाती है। ठीक है? तो यहां पर मान ली भूस्वामी कौन है? पहले जमींदार था, अब कौन है? झारखंड सरकार। तो अगर कोई ऐसी भूमि है जिसका कोई नर वारिस नहीं है तो वह भूमि पुनः झारखंड सरकार पर वापस चली जाएगी। तो यही है पुनर्ग्रहणीय भूमि का पुनर्ग्रहण, मतलब कि वैसी भूमि जिस पर पुनर्ग्रहण होता है। ठीक है? पर बिल्लंगमो मतलब होता है वैसी भूमि जिसको रेहन पर दिया गया है। क्लियर है? बिल्लंगम मतलब रेहन होता है, और वातिकलन मतलब होता है इसका दावा खारिज। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि पुनर्ग्रहणीय भूमि के पुनर्ग्रहण पर बिल्लंगमों का वातिकलन, मतलब अगर वो कोई ऐसी भूमि है जिसका पुनर्ग्रहण होना है और उस पर कोई दावा करता है तो वह दावा खारिज समझा जाएगा। लेकिन यहां समझ जाइए कि किन परिस्थितियों में पुनर्ग्रह भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये परिस्थितियां हैं कि यदि वहां जहां निवास गृह है, निर्माणशाला है, या कोई अन्य अस्थायी भवन निर्मित है, या फिर वैसी भूमि पर कोई अस्थायी उद्यान हो गया है, बागान बन गया है, नहर बन गया है, पूजा स्थल बन गया है, तो श्मशान बन गया है, या कब्रिस्तान स्थापित हो गया है, तो वह पुनर्ग्रहण भूमि जो है पुनर्ग्रहित नहीं होगी। क्लियर है? तो पुनर्ग्रहण भूमि के पुनर्ग्रहण पर बिल्लंगमों का वातिकलन, इसके अंतर्गत यदि कोई भूमि पुनर्ग्रहण योग्य है तो वह अपने पुनर्ग्रहण की तिथि से पुनर्ग्रहित हो जाएगी। क्लियर है? परंतु निम्न मामलों में भूमि पुनर्ग्रहित
नहीं होगी। कौन कौन मामला? जहां निवास गृह है, निर्माणशाला है या स्थायी भवन बन गया है, या फिर जिस पर स्थायी उद्यान है, बागान है, नहर है, पूजा स्थल है, श्मशान है, कब्रिस्तान इत्यादि स्थापित है, तो वहां पर यह लागू नहीं होगा। क्लियर है? धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 कहता है भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति, मतलब भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति। इसके अंतर्गत धारा 11 और 12 के अंतर्गत भूमि का अंतरण पर्याप्त होगा, पर्याप्त नहीं होगा यदि उसका दाखिल कार्य भी आवश्यक। आप समझ लिए कि जैसे हम कोई भूमि खरीदते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि भूमि की रजिस्ट्री करवाते हैं। क्लियर है? तो भूमि का रजिस्ट्रीकरण यहां पर कौन सा है? धारा 11। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्री कराने से वह भूमि हमारी नहीं हो जाती है। रजिस्ट्री कराने के बाद क्या होता है कि संबंधित अंचल में क्या करते हैं, हम उस भूमि का दाखिल खारिज, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मोटेशन करवाते हैं। तो यह धारा 15 में यही कहता है कि सिर्फ धारा 11 और 12 के अंतर्गत भूमि का अगर रजिस्ट्रीकरण करा लेते हैं आप, ठीक है, तो भी आप तो अंतरण वह पर्याप्त नहीं माना जाएगा। पर्याप्त कब माना जाएगा? जब उस भूमि का दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन हो जाए अंचल कार्यालय में, तो आपको उस भूमि पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होगा। क्लियर है? तो धारा 15 ही कह रहा है कि इसके अंतर्गत धारा 11 और 12 के अंतर्गत भूमि का अंतरण पर्याप्त नहीं होगा, उसका दाखिल खारिज भी मतलब मोटेशन भी आवश्यक है। क्लियर है? तो अध्याय 3 के जो भूधारक से संबंधित है, इसके अंतर्गत धारा 9 से लेकर 15 तक की चर्चा हमने की। अब अध्याय 4 जो कुल 25 धाराओं का उल्लेख है इसमें, तो यह जो है इसमें आज हम लोग मात्र 2 धारा करेंगे, धारा 16 और 17। यह अधिभोगी रैयत से संबंधित है। अधिभोगी रैयत इसका मतलब कि वह रैयत जिसका भूमि पर अधिभोग का अधिकार है। ठीक है? तो इसके अंदर धारा 16 क्या कहता है? विद्यमान अधिभोग का बना रहना। अब किन किन परिस्थिति में अधिभोग रैयत का जो है, अधिभोग रैयत जो है उसका अधिकार बना रहेगा? तो क्या है? यदि किसी रैयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, मतलब इस अधिनियम मतलब सीएनटी एक्ट प्रारंभ होने के पूर्व किसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक भूमि पर न तो खेती किया है और न ही उसे धारित किया है, भूमि पर उसका अधिभोग अधिकार जो है वह समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? तो ये विद्यमान अधिभोग रैयत का बना रहना कि अगर उसका अधिकार सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व किसी भूमि पर उसको अधिभोग का अधिकार प्राप्त है, तो यह अलग बात है कि उसने 12 वर्षों तक लगातार खेती नहीं किया है, भूमि पर न तो खेती किया न ही उसे धारित किया है, फिर भी उसका अधिभोग का अधिकार जो है वह समाप्त नहीं होगा। यह धारा 16 कहता है। धारा 17 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धारा 17 बंदोबस्त रैयत की परिभाषा से संबंधित है। क्लियर? इसमें क्या प्रावधान है कि ऐसा रैयत, धारा 17 क्या कहता है कि ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने के पूर्व, मतलब सीएनटी एक्ट के लागू होने के पूर्व या बाद में किसी ग्राम में स्थित भूमि को लगातार 12 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? लगातार 12 वर्षों तक धारित किया है, तो 12 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर भी उस ग्राम का वह क्या समझा जाएगा? बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इससे संबंधित एक धारा है 74, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन भूमि का कब्जा वापस लेता है, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि धारा 74 क्या कहता है। धारा 74 कहता है कि रैयत द्वारा भूमि का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया। क्लियर है? लेकिन वह परित्याग बिना किसी सूचना के, भूस्वामी की सूचना के वह परित्याग कर दिया, उस पर कोई लगान भी नहीं दे रहा है, न ही वह किसी के द्वारा खेती करवा रहा है, तब क्या होगा कि भूस्वामी जो है अगले वर्ष जो है उस भूमि को किसी अन्य रैयत को आवंटित कर सकता है, किसी अन्य रैयत को दे सकता है। तो यह धारा 74 कहता है। लेकिन इसी में पुनः यह अंकन किया गया है कि यदि कोई अधिभोगी रैयत 3 वर्ष तथा अंधिभोगी रैयत 1 वर्ष की अवधि के पूर्व पुनः भूमि पर वापस कब्जा करना चाहता है, तो इसके लिए वह क्या करेगा? उपायुक्त को आवेदन देगा और उपायुक्त को लगेगा कि उसने स्वेच्छा से भूमि त्याग नहीं की, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण उसने भूमि को त्याग की, तो उपायुक्त क्या करेगा? आवश्यक जांचों उपरांत उस भूमि पर उनका कब्जा दिला सकता है। तो यहां ही कह रहा है कि यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन भूमि का कब्जा वापस लेता है, मतलब धारा 74 में पहले भूमि को त्याग कर दिया लेकिन फिर भूमि पर उसने कब्जा वापस प्राप्त कर लिया, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त
रैयत समझा जाएगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो में मैंने धारा 9 से धारा 17 तक की चर्चा की। धारा 16 और 17 अध्याय 4 से संबंधित है। इसके अन्य धाराओं का वर्णन मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।